नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास सेवा सदन का अगला भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह गजाधर सुमन को वैश्या भोली के साथ मिलने जुलने से मना करता है और भोली उसकी शोहरत, उसकी प्रतिभा और उसके मान सम्मान से प्रभावित होकर उसका पक्ष लेती है और उसे कहती है कि उस सब तरफ तो भोली ही भोली दिखाई देती है। ईश्वर के घर में भी उसका सम्मान होता है। सारे लोग ही तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। फिर उसके खुद के मिलने से ऐसा क्या गलत हो जाता है? तब गजाधर कहता है, तो तुमने उन लोगों के बड़े बड़े तिलक छापे देखकर ही उन्हें धर्मात्मा समझ लिया है। आजकल धर्म तो धूर्तों का अड्डा बना हुआ है। इस निर्मल सागर में एक से एक मगरमच्छ पड़े हुए हैं। भोले भाले भक्तों को निगल जाना उनका काम है। लंबी लंबी जटाएं, लंबे लंबे तिलक छापे वह और लंबी लंबी दाढ़ियां देखकर लोग धोखे में आ जाते हैं। पर यह सबके सब महापाखंडी, धर्म के उज्जवल नाम को कलंकित करने वाले, धर्म के नाम पर टका कमाने वाले, भोग विलास करने वाले पापी हैं। भोली का आदर सम्मान उनके यहाँ नहीं होगा तो किसके यहाँ होगा? तुम ही सोचो। सुमन ने बेहद सरल भाव से पूछा, फुसला रहे हो या तुम सच कह रहे हो? गजाधर ने उसकी ओर करुण दृष्टि से देखकर कहा, नहीं सुमन, वास्तव में यही बात है। हमारे देश में सज्जन मनुष्य बहुत ही कम हैं, पर अभी देश उनसे खाली नहीं है। वह दयावान होते हैं, सदाचारी होते हैं, सदा परोपकार में ही तत्पर रहते हैं। भोली यदि अप्सरा बनकर आवे तो भी वह उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखेंगे। सुमन चुप हो गई। वह गजाधर की बातों पर अब विचार कर रही थी। दूसरे दिन से सुमन ने चिक के पास खड़ा होना छोड़ दिया। खोचे वाले आते और पुकार पुकार कर चले जाते। छैले गजल गाते हुए निकल जाते। चिक की आड़ में अब उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता था। भोली ने कई बार बुलाया, लेकिन सुमन ने बहाना कर दिया कि मेरा जी अच्छा नहीं है। 2-3 बार तो वह स्वयं ही आ गई थी, पर सुमन उससे खुलकर नहीं मिली। सुमन को यहाँ आए अब 2 साल हो गए थे। उसकी रेशमी साड़ियाँ भी फट चली थीं। रेशमी जाकटें तार तार हो गई थीं। सुमन अब अपनी मंडली की रानी भी नहीं थी। उसकी बातें उतने आदर से नहीं सुनी जाती थीं। उसका प्रभुत्व मिटा जाता था। उत्तम वस्त्र विहीन होकर वह अपने उच्चासन से गिर गई थी। इसीलिए वह पड़ोसिनों के घर भी नहीं जाती थी। पड़ोसिनों का आना जाना भी कुछ कम हो गया था। सारे दिन अपनी कोठरी में ही पड़ी रहती, कभी कुछ पढ़ती और कभी सो लेती थी। बंद कोठरी में पड़े पड़े उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सिर में पीड़ा हुआ करती, कभी तो बुखार आ जाता और कभी दिल में धड़कन होने लगती। मंदाग्नि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। साधारण कामों से उसका जी घबराता। शरीर भी कुछ क्षीण हो गया और कमल सा बदन मुरझा गया था। गजाधर को अब चिंता होने लगी। कभी कभी वह सुमन पर झुंझलाता और कहता, जब देखो तब पड़ी रहती हो। जब तुम्हारे रहने से मुझे इतना भी सुख नहीं कि ठीक समय पर भोजन ही मिल जाए, तो तुम्हारा रहना न रहना तो दोनों बराबर है। पर शीघ्र ही उसने सुमन पर दया आ ही जाती थी। अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित होता। उसे धीरे धीरे ज्ञान होने से मना किया करता था। महलों में आ जाने और गंगा स्नान करने से रोकता था। कहाँ अब स्वयं चिक उठा देता और सुमन को गंगा स्नान करने के लिए ताकीद करता। उसके आग्रह से सुमन कई दिन लगातार स्नान करने गई और उसे अनुभव हुआ कि उसका जी कुछ हल्का हो रहा है। फिर वह यह नियमित रूप से करने लगी। वह नहाने जाने लगी। मुरझाया हुआ पौधा पानी पाकर फिर से लहलहाने लगा। माघ का महीना था। एक दिन सुमन की कई पड़ोसी ने भी उसके साथ नहाने चली। मार्ग में ही बेनी बाग पड़ता था।
उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु पले हुए थे। पक्षियों के लिए लोहे के पतले तारों से एक विशाल गुंबद बनाया गया था। लौटती बार सबकी सलाह हुई कि बाग की भी सैर करनी चाहिए। सुमन तत्काल ही लौट आया करती थी, पर आज सहेलियों के आग्रह से उसे भी बाग में जाना पड़ा। सुमन बहुत देर वहां के अद्भुत जीवधारियों को देखती रही और अंत में वह थक कर एक बेंच पर बैठ गई। सहसा कानों में आवाज आई, अरे यह कौन औरत बेंच पर बैठी है? उठ वहां से। क्या सरकार ने तेरे लिए ही बेंच रख दी है? सुमन ने पीछे फिरकर कातर नेत्रों से देखा। बाग का रक्षक खड़ा खड़ा डांट बता रहा था। सुमन लज्जित होकर बेंच पर से उठ गई और इस अपमान को भुलाने के लिए चिड़ियों की ओर देखने लगी। वह मन ही मन पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ वह इस बेंच पर आकर बैठी थी। इतने में ही एक किराए की गाड़ी आकर चिड़ियाघर के सामने रुकी। बाग के रक्षक ने दौड़कर गाड़ी के पट खोल दिए। दो महिलाएं उनमें से उतर पड़ीं। उनमें से तो एक वही सुमन की पड़ोसिन भोली थी। सुमन एक पेड़ की आड़ में छुप गई और वह दोनों स्त्रियां बाग की सैर करने लगी। उन्होंने बंदरों को चने खिलाए, चिड़ियों को दाने चुगाए, कछुए की पीठ पर खड़ी हुई, फिर सरोवर में मछलियों को देखने चली गई। रक्षक उनके पीछे पीछे सेवकों की भांति चल रहा था। वे सरोवर के किनारे मछलियों की क्रीड़ा भी देख रही थी। तब तक रक्षक ने दौड़कर दो गुलदस्ते बनाए और उन महिलाओं को भेंट भी किए। थोड़ी देर बाद वह दोनों आकर उसी बेंच पर बैठ गईं, जिस पर से सुमन को उठा दिया गया था। रक्षक एक किनारे अदब से खड़ा था। यह दशा देखकर सुमन की आंखों में क्रोध के मारे चिंगारियां निकलने लगी। उसके एक एक रोम से पसीना निकल आया। देह तीर्ण के समान कांपने लगी थी। हृदय में अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला दहक उठी। वह आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगी। ज्यों ही दोनों वेश्याएं वहां से चली गईं, सुमन सिंहनी की भांति लपक कर रक्षक के सम्मुख आ खड़ी हुई और क्रोध से कांपती हुई बोली, क्यों जी, तुमने मुझे तो बेंच से उठा दिया था जैसे तुम्हारे ही बाप की है, पर उन दोनों रांडों से तो कुछ ना बोला। रक्षक ने अपमान सूचक भाव से कहा, वह और तुम बराबर? आग पर तो जैसे घी का काम हुआ। वह इस वाक्य ने सुमन के हृदय पर ही किया था। होठ चबाकर बोली, चुप रह मूर्ख। तेरे लिए वेश्याओं की जूतियां उठाता है, उस पर तुझे लज्जा नहीं आती? ले देख, तेरे सामने फिर से इस बेंच पर बैठती हूँ। देखो तो मुझे कौन यहाँ से उठाता है। रक्षक पहले तो कुछ डरा, किंतु सुमन के बेंच पर बैठते ही वह उसकी ओर लपका और उसका हाथ पकड़कर उठा दिया। उसने सिंहनी की भांति आग्नेय नेत्रों से ताकती हुई उठ खड़ी हुई। उसकी एड़ियां उछल पड़ती थीं। सिसकियों के आवेग को बलपूर्वक रोकने के कारण मुंह से शब्द भी नहीं निकलते थे। उसकी सहेलियां, जो इस समय चारों ओर से घूम घाम कर चिड़ियाघर के पास आ गई थीं, दूर से ही खड़ी यह सब तमाशा देख रही थी। किसी की बोलने की लेकिन कोई हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। इतने में फिर एक गाड़ी सामने से आ पहुंची। रक्षक अभी सुमन से हाथापाई कर ही रहा था कि गाड़ी में से एक भले मानस उतरकर चौकीदार के पास झपटे हुए से आए और उसे जोर से धक्का देकर बोले, क्यों बे, इनका हाथ क्यों पकड़ता है? दूर हट यहाँ से। चौकीदार हल्का कर पीछे हट गया। चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी। वह बोला, सरकार, क्या यह आपके घर की हैं? भद्र पुरुष ने क्रोध में कहा, हमारे घर की हो या ना हो, तो इनसे हाथापाई क्यों कर रहा था? अभी रिपोर्ट कर दूं तो तेरी नौकरी से हाथ धो बैठेगा तू। चौकीदार हाथ पैर जोड़ने लगा। इतने में गाड़ी में बैठी हुई महिला ने सुमन को इशारे से बुलाया और पूछा, यह तुमसे क्या कह रहा था? सुमन बोलती है, कुछ नहीं, मैं इस बेंच पर बैठी थी, वह मुझे उठाना चाहता था। अभी दो वेश्याएं इसी बेंच पर बैठी थीं। क्या मैं ऐसी गई बीती हूँ कि वह मुझे वेश्याओं से भी नीच समझता है?
रमणी ने उसे समझाया कि यह छोटे आदमी जिससे 4 पैसे पाते हैं उसी की गुलामी करते हैं। इनके मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। दोनों स्त्रियों में परिचय हुआ। रमणी का नाम सुभद्रा था। वह भी सुमन के मोहल्ले में, पर उसके मकान से जरा दूर ही रहती थी। उसके पति वकील थे। स्त्री पुरुष गंगा स्नान करके घर ही जा रहे थे। यहाँ पहुंचकर उसके पति ने देखा कि चौकीदार एक भले घर की स्त्री से झगड़ा कर रहा है, तो वह गाड़ी से उतर पड़े थे। सुभद्रा सुमन के रंग रूप बातचीत पर ऐसी मोहित हुई कि उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वकील साहब कोच बक्स पर जा बैठे। गाड़ी चली। सुमन को ऐसा मालूम हो रहा था कि वह विमान पर बैठी स्वर्ग को जा रही है। सुभद्रा यद्यपि बहुत रूपवती न थी और उसके वस्त्राभूषण भी साधारण ही थे, पर उसका स्वभाव ऐसा नम्र, व्यवहार ऐसा सरल और विनयपूर्ण था कि सुमन का हृदय पुलकित हो गया था। रास्ते में उसने उसकी सहेलियों को जाते देख खिड़की खोलकर उनकी ओर गर्व से देखा, मानो कह रही थी, तुम्हें कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है भला। पर इस गर्व के साथ ही उसे यह भय भी था कि कहीं मेरा मकान देखकर सुभद्रा मेरा तिरस्कार न करने लगे। और ज़रूर यही होगा। यह क्या जानती है कि मैं ऐसे फटे हालों रहती हूँ। यह कैसी भाग्यवान स्त्री है, कैसा देवरूप पुरुष है। यह ना आ जाते तो वह निर्दयी चौकीदार न जाने मेरा क्या करता, कैसी दुर्गति करता। कितनी सज्जनता है कि मुझे भीतर बिठा दिया और आप कोचवान के साथ जा बैठे हैं। वह इन्हीं विचारों में मग्न थी कि उसका घर आ गया। उसने सकुचाते हुए सुभद्रा से कहा, गाड़ी रुकवा दीजिए, मेरा घर आ गया। सुभद्रा ने गाड़ी रुकवा दी। सुमन ने एक बार भोलीबाई के मकान की ओर ताका। वह अपने छज्जे पर टहल रही थी। दोनों की आंखें मिली। भोली ने मानो कहा, अच्छे ये ठाठ हैं। सुमन ने जैसे उत्तर दिया, अच्छी तरह देख लो यह कौन लोग हैं। तुम मर भी जाओ तो इस देवी के साथ तुम्हें बैठना नसीब ना होगा। सुमन उठ खड़ी हुई और सुभद्रा की ओर सजल नेत्रों से देखती हुई बोली, इतना प्रेम लगाकर बिसार मत देना, मेरा मन लगा रहेगा। सुभद्रा ने कहा, नहीं बहन, अभी तो तुमसे मुझे कुछ बातें करना है। मैं तुमसे कुछ कर ही नहीं पाई हूँ बातें। मैं तुम्हें कल बुलाऊंगी। सुमन उतर पड़ी और गाड़ी चली गई। सुमन अपने घर में गई तो उसे मालूम हुआ मानो कोई आनंदमय स्वप्न देखकर वह जागी है। गजाधर ने पूछा, यह गाड़ी किसकी थी? सुमन ने कहा, यहीं के कोई वकील हैं। बेनीबाग में उनकी स्त्री से भेंट हो गई। जिद करके गाड़ी पर बैठा लिया, मानती ही ना थी। गजाधर ने कहा, तो क्या तुम वकील के साथ बैठी थी? सुमन ने कहा, अरे कैसी बातें करते हो, वह बेचारे तो कोचवान के साथ बैठे थे। गजाधर ने कहा, तभी तुम्हें इतनी देर हुई है। सुमन ने कहा, दोनों सज्जनता के अवतार हैं। गजाधर कहता है, अच्छा चल के अब चूल्हा जला, बहुत ही बखान कर चुकी। सुमन, तुम वकील साहब को जानते तो होगे ना? गजाधर, इस मोहल्ले में तो यही एक पद्मसिंह वकील हैं, वही रहे होंगे। सुमन कहती है, गोरे गोरे लंबे आदमी हैं, ऐनक भी लगाते हैं। गजाधर, हाँ हाँ वही है। यह क्या पूरब की ओर रहते हैं? सुमन, कोई बड़े वकील हैं क्या? गजाधर, मैं उनके जमा खर्च थोड़े ही लिखता हूँ, आते जाते कभी कभी देख लेता हूँ। आदमी तो अच्छे हैं। सुमन ताड़ गई कि वकील साहब की चर्चा गजाधर को अच्छी नहीं मालूम हुई। उसने कपड़े बदले और भोजन बनाने लगी। दूसरे दिन सुमन नहाने नहीं गई। सवेरे ही से अपनी एक रेशमी साड़ी की मरम्मत करने लगी थी। दोपहर को सुभद्रा की एक महरी उसे लेने आई। सुमन ने मन में सोचा था गाड़ी आवेगी। उसका जी थोड़ा ओछा हो गया। वही हुआ जिसका उसे भय था। वह महरी के साथ सुभद्रा के घर गई और 2-3 घंटे तक बैठी रही।
उसका वहां से उठने को जी ही नहीं चाहता था। उसने अपने मैके का रत्ती रत्ती भर हाल कह सुनाया, पर सुभद्रा अपनी ससुराल की ही बातें करती रही। दोनों स्त्रियों में मेल मिलाप बढ़ने लगा। सुभद्रा जब गंगा नहाने जाती तो सुमन को साथ ले लेती। सुमन को भी नित्य एक बार सुभद्रा के घर गए बिना चैन ही नहीं मिलता था। जैसे बालू पर तड़पती हुई मछली जल धारा में पहुंचकर किलौले करने लगती है, उसी प्रकार सुमन भी सुभद्रा की स्नेह भरी जलधारा में अपनी विपत्तियों को भूलकर आमोद प्रमोद में मग्न हो गई थी। सुभद्रा कोई काम तो करती ही होती तो सुमन स्वयं उसे करने लगती। कभी कभी पंडित पद्म सिंह के लिए जलपान बना देती, कभी पान लगाकर भेज देती। इन कामों में उसे जरा भी आलस्य नहीं होता था। उसकी दृष्टि में सुभद्रा सी सुशीला स्त्री और पद्म सिंह सरीखे सज्जन मनुष्य संसार में और कोई न थे। एक बार सुभद्रा को ज्वर आने लगा। सुमन कभी उसके पास से ना टलती। अपने घर एक क्षण के लिए जाती और कच्चा पक्का खाकर बिना फिर भाग आती। पर गजाधर उसकी इन बातों से जलता था। उसे सुमन पर विश्वास ही नहीं था। वह उसे सुभद्रा के यहाँ जाने से रोकता था, पर सुमन उसका कहना नहीं मानती थी। फागुन के दिन थे। सुमन को यह चिंता हो रही थी कि होली के लिए कपड़ों का क्या प्रबंध करे। गजाधर को इधर 1 महीने से जेठ जी ने जवाब दे दिया था। उसे अब केवल 15 रुपयों का ही आधार था। वह एक तंजेब की साड़ी और रेशमी मलमल की जॉकेट के लिए गजाधर से कई बार कह चुकी थी, पर गजाधर हूँ हाँ करके ही टाल जाता था। वह सोचती, यह पुराने कपड़े पहनकर सुभद्रा के घर होली खेलने कैसे जाएगी। इस बीच में सुमन को अपनी माता के स्वर्गवास होने का शोक समाचार मिला। सुमन को इसका इतना शोक न हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि उसका हृदय अपनी माता की ओर से फट सा गया था। लेकिन होली के लिए नए और उत्तम वस्त्रों की चिंता से वह निवृत्त हो गई। उसने सुभद्रा से कहा, बहू जी, अब तो मैं अनाथ हो गई हूँ। अब गहने कपड़े की तरफ ताकने को भी जी नहीं चाहता। बहुत पहन चुकी। इस दुख ने सिंगा पटार की अभिलाषा ही नहीं रहने दी। जी अधम है, शरीर से निकलता ही नहीं, लेकिन हृदय पर जो कुछ बीत रही है वह तो मैं ही जानती हूँ। अपनी सहचरियों से भी उसने ऐसे ही शोकपूर्ण बातें की। सबकी सब उसकी मातृभक्ति की प्रशंसा करने लगी। एक दिन वह सुभद्रा के पास बैठी रामायण पर पढ़ रही थी कि पद्मसी प्रसन्न चित्त घर में आकर बोले, आज तो बाजी मार ली। सुभद्रा ने उत्सुक होकर कहा, सच में? पद्मसी, अरे क्या तुम्हें अब भी संदेह है? सुभद्रा, अच्छा तो लाइए मेरे रुपए दिलवाइए। वहाँ आपकी बाजी थी और यहाँ मेरी बाजी थी। पद्मसी, हाँ हाँ, तुम्हारे रुपये जरूर मिलेंगे, जरा सब्र करो। मित्र लोग आग्रह कर रहे हैं कि धूमधाम से आनंद उत्सव मनाया जाए। सुभद्रा ने कहा, हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और यह तो उचित भी है। पद्मसिंह, मैंने प्रीतिभोज का प्रस्ताव किया है, किंतु इसे कई ने स्वीकार नहीं किया। लोग भोलीबाई का मुजरा कराने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। सुभद्रा, अच्छा तो उन्हीं की मान लो। कौन हजारों का खर्च है, होली भी तो आ ही गई है। बस होली के ही दिन रखो, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। पद्मसिंह कहते हैं, खर्च की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है। सुभद्रा, भला अब की बार सिद्धांत की बात? पद्मसिंह, विट्ठल दास किसी भी तरह से राजी नहीं होते हैं, पीछे पड़ जाएंगे। पद्मसिंह, उन्हें बकने दो, संसार के सभी आदमी उनकी तरह थोड़े ही हो जाएंगे। पंडित पद्मसिंह आज कई वर्षों के विफल उद्योग के बाद म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बनने में सफल हुए थे और इसी के आनंद उत्सव की तैयारियां हो रही थी। वे प्रीति भोज करना चाहते थे, किंतु मित्र तो सारे मुजरे पर जोर देते थे।
यद्यपि वे स्वयं बड़े आचारवान मनुष्य थे, तथापि अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहने की सामर्थ्य उनमें नहीं था। कुछ तो मुरव्वत से, कुछ अपने सरल स्वभाव से और कुछ मित्रों की व्यंग्योक्ति के भय से वह अपने पक्ष पर अड़े न सकते थे। बाबू विट्ठल दास उनके परम मित्र थे। वह वेश्याओं के नाच गाने के कट्टर शत्रु थे। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने एक सुधारक संस्था भी स्थापित की थी। पंडित पद्म सिंह उनके इने गिने अनुयायियों में से थे। पंडित जी इसीलिए विट्ठल दास से डरते थे, लेकिन सुभद्रा के बढ़ावा देने से उनका संकोच दूर हो गया था। वह अपने वेश्या भक्त मित्रों से सहमत हो गए। भोली बाई का मुजरा होगा, यह बात निश्चित हो गई। इसके 4 दिन पीछे होली आई। उसी रात को पद्मसिंह की बैठक ने नृत्यशाला का रूप धारण किया। सुंदर रंगीन कालीनों पर मित्रवृंद बैठे हुए थे और भोली बाई अपने समाजियों के साथ मध्य में बैठी हुई भाव बता बता कर मधुर स्वर में गा रही थी। कमरा बिजली की दिव्य बत्तियों से ज्योतिर्मय हो रहा था। इत्र और गुलाब की सुगंध भी उड़ रही थी। हास परिहास आमोद प्रमोद का बाजार गर्म था। सुमन और सुभद्रा दोनों झरोकों में चिक की आड़ से यह जलसा देख रही थी। सुभद्रा को भोली का गाना नीरस फीका मालूम होता था। उसको आश्चर्य मालूम होता था कि लोग इतने एकाग्रचित होकर क्यों सुन रहे हैं। बहुत देर बाद गीत के शब्द उसकी समझ में आए। शब्द अलंकारों से दब गए थे। सुमन अधिक रसज्ञ थी। वह गाने को समझती थी और ताल स्वर का ज्ञान भी रखती थी। गीत कान में आते ही उसके स्मरण पट पर अंकित हो जाते थे। भोली बाई ने गाया, ऐसी होली में आग लगे पिया विदेश, मैं द्वारे ठाड़ी धीरज कैसे रहे, ऐसी होली में आग लगे। सुमन ने भी इस पद को धीरे धीरे गुनगुनाकर गाया और अपनी सफलता पर मुग्ध हो गई। केवल गिटकरी न भर सकी, लेकिन उसका सारा ध्यान तो गाने पर ही था। वह देखती कि सैकड़ों आंखें भोली बाई की ओर ही लगी हुई हैं। उन नेत्रों में कितनी तृष्णा थी, कितनी विनम्रता, कितनी उत्सुकता। उनकी पुतलियां भोली के एक एक इशारे पर, एक एक भाव पर नाचती थी, चमकती थी। जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती थी वह आनंद से गदगद हो जाता और जिससे वह हंसकर 2 एक बातें कर लेती, उसे तो मानो कुबेर का धन ही मिल जाता था। उस भाग्यशाली पुरुष पर सारी सभा की सम्मान दृष्टि पड़ने लगती थी। एक सभा में एक से एक धनवान, एक से एक विद्वान, एक से एक रूपवान सज्जन उपस्थित थे, किंतु सबके सब इस वेश्या के हाव भाव पर मिट जाते थे। प्रत्येक मुख इच्छा और लालसा का चित्र बना हुआ था। सुमन सोचने लगी, इस स्त्री में कौन सा जादू है? सौंदर्य? हाँ हाँ, वह रूपवती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। मगर मैं भी तो ऐसी बुरी नहीं हूँ। वह सांवली है, मैं गोरी हूँ। वह मोटी है, मैं दुबली हूँ। पंडित जी के कमरे में एक शीशा था। सुमन ने शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसमें अपना रूप नख से शीख तक देखा। भोली बाई के हृदयांकित चित्र से अपने एक एक अंग की तुलना की। तब उसने सुभद्रा से कहा, बहू जी, एक बात पूछूं? बुरा न मानना, यह इंद्र की परी क्या मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? सुभद्रा ने उसकी ओर कौतूहल से देखा और मुस्कुरा कर पूछा, यह क्यों पूछती हो? सुमन ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं, यूं ही बतला दो। सुभद्रा ने कहा, उसका सुख का शरीर है, इसीलिए कोमल है, लेकिन रंग रूप में वह तुम्हारे बराबर नहीं है। सुमन ने फिर सोचा, तो क्या उसके बनाव श्रृंगार पर, गहने कपड़े पर लोग इतने रिझे हुए हैं? मैं भी यदि ऐसा ही बनाव चुनाव करूं, वैसे ही गहने कपड़े पहनूं, तो मेरा रंग रूप और न निखर जाएगा, मेरा यौवन और न चमक जाएगा। लेकिन मुझे यह सब मिलेंगे कहाँ? क्या लोग उसके स्वर लालित्य पर इतने मुग्ध हो रहे हैं? उसके गले में लोच नहीं,
मेरी आवाज़ उससे बहुत ही अच्छी है। अगर कोई महीने भर भी मुझे सिखा दे तो मैं तो उससे अच्छा गाने लगूं। मैं भी वक्र नेत्रों से देख सकती हूँ। मुझे भी लज्जा से आंखें नीची करके मुस्कुराना आता है। सुमन बहुत देर तक वहां बैठी कार्य से कारण का अनुसंधान करती ही रही। अंत में वह इस परिणाम पर पहुंची कि वह स्वाधीन है। मेरे पैरों में बेड़ियां हैं। उसकी दुकान खुली है, इसीलिए ग्राहकों की भीड़ है। मेरी दुकान बंद है, इसीलिए कोई खड़ा नहीं होता है। वह कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करती। मैं लोक निंदा से डरती हूँ। वह पर्दे के बाहर है और मैं पर्दे के अंदर हूँ। वह डालियों पर स्वच्छंदता से चहकती है और मैं उसे पकड़े हुए हूँ। इसी लज्जा ने, इसी उपहास के भय ने मुझे दूसरे की चेरी बना रखा है। आधी रात बीत चुकी थी। सभा विसर्जित हुई। लोग अपने अपने घर को गए। सुमन भी अपने घर की ओर चली। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, पर बहुत धीरे धीरे, जैसे घोड़ा बम की तरफ जाता है। अभिमान जिस प्रकार नीचता से दूर भागता है, उसी प्रकार उसका हृदय उस घर से दूर भाग जाता था। गजाधर नियमानुसार 9 बजे घर आया। किवाड़ बंद थे। चकराया कि इस समय सुमन कहाँ चली गई। पड़ोस में एक विधवा दर्जिन रहती थी। उससे जाकर पूछा। मालूम हुआ कि सुभद्रा के घर किसी काम से गई है। कुंजी मिल गई तो आकर किवाड़ खोले। खाना तैयार था। वह द्वार पर बैठकर सुमन की राह देखने लगा। जब 10 बज गए तो उसने खाना परसा, लेकिन क्रोध में कुछ खाया न गया। उसने सारी रसोई उठाकर बाहर फेंक दी और भीतर से किवाड़ बंद करके सो गया। मन में यह निश्चय कर लिया कि आज कितना ही सिर पटक ले किवाड़ न खोलूंगा, देखूं कहाँ जाती है। किंतु उसे बहुत देर तक नींद ही नहीं आई। जरा सी आहट होती तो डंडा लिए किवाड़ के पास आ जाता। उस समय यदि सुमन उसे मिल जाती ना तो उसकी कुशल न थी। 11 बजने के बाद निद्रा की देवी ने उसे दबा बैठा। सुमन जब अपने द्वार पर पहुंची तो उसके कान में 1 बजने की आवाज़ आई। वह आवाज़ उसकी नस नस में गूंज उठी। वह अभी तक 10-11 के धोखे में ही थी। प्राण उसके सूख गए। उसने किवाड़ की दरारों में से झांका। डिबरी जल रही थी। उसके धुएं से कोठरी भरी हुई थी और गजानन हाथ में डंडा लिए चित्त पड़ा, जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। सुमन का तो हृदय कांप उठा। किवाड़ खटखटाने का उसे साहस ही न हुआ। पर इस समय मैं जाऊं कहाँ? पद्म सिंह के घर का दरवाजा भी बंद हो गया होगा। कहार भी सो गए होंगे। बहुत चीखने चिल्लाने पर किवाड़ तो खुल जाएंगे। लेकिन वकील साहब अपने मन में न जाने क्या क्या समझे। नहीं, वहां जाना तो उचित नहीं। क्यों ना मैं यहीं बैठी रहूं। 1 तो बज ही गया है। 3-4 घंटे में सवेरा हो जाएगा। यह सोचकर वह वहीं बैठ गई। किंतु यह धड़का तो लगा ही हुआ था कि कोई मुझे इस तरह से यहाँ बैठे देख ले तो क्या होगा। वह समझेगा कि यह तो चोर है, घात में बैठा है। सुमन वास्तव में अपने ही घर में चोर बनी हुई थी। फागुन में रात को ठंडी हवा चलती है। सुमन की देह पर एक फटी हुई रेशमी कुर्ती थी। हवा तीर के समान उसकी हड्डियों में चुभ रही थी। हाथ पांव अकड़ रहे थे। उस पर पीछे की नाली से ऐसी दुर्गंध उठ रही थी कि सांस लेना ही कठिन था। चारों ओर तिमिर मेघ छाया हुआ था। केवल भोलीबाई के कोठे पर से प्रकाश की रेखाएं अंधेरी गली की तरफ दया की स्नेह रहित दृष्टि से ताक रही थी। सुमन ने सोचा, मैं कैसी हतभागिनी हूँ। एक वह स्त्रियां हैं जो आराम से तकिए लगाए सो रही हैं। उन लौंडियां उनकी पैर दबाती हैं। और एक मैं हूँ कि यहाँ बैठी हुई अपने ही नसीब को रो रही हूँ। मैं यह सब दुख क्यों झेलती हूँ। एक झोपड़ी में टूटी खाट पर सोती हूँ और रूखी रोटियां खाती हूँ। नित्य घुड़कियां भी सुनती हूँ। क्यों? मर्यादा पालन के लिए ही ना। लेकिन संसार मेरे इस मर्यादा पालन को क्या समझता है? उसकी दृष्टि में इसका क्या मूल्य है?
क्या वह मुझसे छिपा हुआ है? दशहरे के मेले में, मुहर्रम के मेले में, फूल के बाग में, मंदिरों में, सभी जगह तो देख रही हूँ। आज तक मैं समझती थी कि कुचरित्र लोग ही इन रमणियों पर जान देते हैं, किंतु आज तो मुझे मालूम हुआ कि उनकी पहुँच सुचरित्र और सदाचारशील पुरुषों में भी कुछ कम नहीं है। वकील साहब कितने सज्जन आदमी हैं, लेकिन आज वह भोली बाई पर कैसे लट्टू हो रहे थे। इस तरह सोचते हुए वह उठी कि किवाड़ खटखटाऊं, जो कुछ होना है हो ही जाए। ऐसा कौन सा मैं सुख भोग रही हूँ जिसके लिए यह सब आपत्तियां सहूं। वह मुझे कौन से सोने का कौर खिला देते हैं, कौन से मुझे फूलों की सेज पर सुला देते हैं। दिन भर छाती फाड़ कर काम करती हूँ, तब जाके एक रोटी खाती हूँ, उस पर यह धौस। लेकिन गजाधर के डंडे को देखते ही फिर से छाती दहल गई। पशु बल ने मनुष्य को परास्त कर दिया। अकस्मात सुमन ने दो कांस्टेबलों को कंधे पर लट्ट रखे आते देखा। अंधकार में वह बहुत ही भयंकर देख पड़ते थे। सुमन का रक्त सूख गया, कहीं छिपने की भी जगह नहीं थी। सोचने लगी कि यदि यहीं बैठी रहूं तो यह सब अवश्य ही कुछ पूछेंगे, तो मैं क्या उत्तर दूंगी। वह झटपट कर उठी और जोर जोर से किवाड़ खटखटाया। चिल्ला कर बोली, 2 घड़ी से चिल्ला रही हूँ, सुनते हो ही नहीं तुम। गजाधर चौंका। पहली नींद पूरी हो चुकी थी। उठकर किवाड़ खोल दिए। सुमन की आज में कुछ भय था, कुछ घबराहट। कृत्रिम क्रोध के स्वर में वह कहा, वाह रे साने सोने वाले, घोड़े बेचकर सोए हो। 2 घड़ी से चिल्ला रही हूँ, मिनकते ही नहीं। ठंड के मारे हाथ पांव अकड़ गए मेरे तो। गजाधर निशंक होकर बोला, मुझसे ज्यादा उड़ो मत, बताओ सारी रात कहाँ रही। सुमन ने निर्भय होकर बोला, कैसी रात? 9 बजे सुभद्रा देवी के घर गई, दावत थी, बुलावा आया था। 10 बजे उनके यहाँ से लौट आई। 2 घंटे से तुम्हारे द्वार पर खड़ी खड़ी चिल्ला रही हूँ। 12 बजे होंगे। तुम्हें अपनी नींद में कुछ सुध भी रहती है भला? गजाधर ने कहा, तुम 10 बजे आई थी क्या? सुमन ने दृढ़ता से कहा, हाँ हाँ, 10 बजे आई थी। गजाधर ने कहा, बिल्कुल झूठ। 12 का घंटा अपने कानों से सुनकर सोया हूँ मैं। सुमन ने कहा, सुना होगा, नींद में सिर पैर की खबर ही नहीं रहती। ये घंटे गिनने बैठे थे तुम? गजाधर, अब ये धांधली नहीं चलेगी। साफ साफ बताओ, तुम अब तक कहाँ रही? मैं तुम्हारा रंग आजकल देख रहा हूँ, अंधा नहीं हूँ। मैंने भी त्रिया चरित्र पढ़ा है। ठीक ठीक बता दो, नहीं तो आज जो कुछ होना है हो ही जाएगा। सुमन कहती है, एक बार तो कह दिया कि मैं 10-11 बजे यहाँ आ गई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता, ना आवे। जो गहने गढ़ाते हो मत गढ़ाना। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। जब देखो म्यान से तलवार बाहर ही रहती है, ना जाने किस बिरते पर। यह कहते कहते सुमन चौंक गई। उसे ज्ञान हुआ कि मैं सीमा से बाहर हुई जाती हूँ। अभी द्वार पर बैठी हुई उसने जो जो बातें सोची थी और मन में जो जो बातें स्थिर की थी, वह सब उसे विस्मृत हो गए। लोकाचार और हृदय में जमे हुए विचार हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होने देते हैं। गजाधर सुमन की कठोर बातें सुनकर सन्नाटे में आ गया। यह पहला ही अवसर था कि सुमन यूं उसके मुंह आई थी। क्रोधोन्मत्त होकर बोला, क्या तू चाहती है कि जो कुछ तेरा जी चाहे किया करे और मैं चू तक ना करूं? तू सारी रात न जाने कहाँ रही। अब जो पूछता हूँ तो कहती है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम मुझे क्या ही देते हो? मुझे मालूम हो गया कि शहर का पानी तुझे भी लगा। तूने भी अपनी सहेलियों का रंग पकड़ लिया। बस अब मेरे साथ तेरा निबाह नहीं होगा। कितना समझाता रहा कि इन चुड़ैलों के साथ न बैठ, मेले ठेले मत जा, लेकिन तूने कुछ ना सुना। मुझे तू जब तक बता ना देगी कि तू सारी रात कहाँ रही, तब तक मैं तुझे घर में बैठने नहीं दूंगा। ना बतावेगी तो समझ ले कि आज से तू मेरी कोई नहीं। तेरा जहाँ जी चाहे
जो चाहे वह कर, मन में जो आवे वह कर। सुमन ने कातर भाव से कहा, वकील साहब के घर को छोड़कर मैं और कहीं नहीं गई। तुम्हें विश्वास ना हो तो आप जाकर पूछ लो। वही चाहे जितनी देर हो, गाना हो रहा था तो सुभद्रा देवी ने आने ही नहीं दिया। गजाधर ने लांछना युक्त शब्दों में कहा, अच्छा तो अब वकील साहब से मन मिला है, यह कहो ना, फिर भला मजूर की परवाह क्यों होने लगी। इन लांछन ने सुमन के हृदय पर कुठाराघात का काम किया। झूठा इल्जाम कभी नहीं सहा जाता है। वह सरोष होकर बोली, कैसी बातें तुम मुंह से निकालते हो। हक ना हक एक भले मानस को बदनाम करते हो। मुझे आज देरी हो गई है। मुझे जो चाहे कहो, मारो पीटो, वकील साहब को क्यों बीच में घसीटते हो। वह बेचारे तो जब तक मैं घर में रहती हूँ अंदर कदम ही नहीं रखते हैं। गजाधर, चल छोकरी मुझे न चरा। ऐसे ऐसे कितने ही भले आदमियों को मैं देख चुका हूँ। वह देवता हैं तो उन्हीं के पास जा। यह झोपड़ी तो तेरे रहने योग्य ही नहीं है। तेरे हौसले बढ़ रहे हैं। अब तेरा गुजर यहाँ नहीं होगा। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे सुमन क्या करती है? क्या गजाधर उसे सच में अपने घर से निकाल देता है? और सुमन क्या भटकती है? क्या भोली का आश्रय लेती है या सुभद्रा देवी का आश्रय लेती है? यह हम जानेंगे अगले भाग में। मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।